आपका जो फर्स्ट यूनिट तो उधर से जो पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है। सेकेंड जब इसी में देखिएगा तो आपको 12th के बेसिस पे जो है वो आपका जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक्स में देखिएगा तो बोर्ड में भी आपको मार्क्स अच्छे खासे आते हैं। इसी के बाद देखिएगा तो नीट के पेपर में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिखेगा। जेनेटिक्स की बात करोगे तो यहाँ पर इस यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो 3 चैप्टर आप लोगों ने सुना है। जब फर्स्ट की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के अलावा देखिएगा तो यहाँ पर सेकेंड जो चैप्टर है वो आपका जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। इसी में आप लोग बुक ओपन करके देखिएगा तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है सेकेंड चैप्टर। और इसी में आप लोग जब थर्ड देखिएगा तो थर्ड जो चैप्टर है वो आपका जो होगा वो इवोल्यूशन का चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 चैप्टर जो मिलकर जो है बेटा वो सिंपल जो बनता है वो आपको जेनेटिक्स यूनिट बनती है। इसी में जब सिंपल देखिएगा तो फर्स्ट जो चैप्टर्स है इसके अंदर आपका जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली प्लांट्स का कीजिएगा या जो आपको ड्रोसोफिला जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसका डिस्कशन होगा। इवोल्यूशन में आप लोग कंप्लीट जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह पढ़ चुके हो तो ये आपका सिंपल आप लोगों ने पढ़ा था। बात जो है वो ये 2 चैप्टर्स की है। अब एक चीज जो है यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों ने जेनेटिक्स जो है वो क्लास 10th में पढ़ा था। किसी को याद होगा तो आपका जो 10th का 4th चैप्टर होता है वो आपका सिंपल जेनेटिक्स था, याद कीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपका जब बात करोगे बेटा कि जेनेटिक्स होता क्या चीज है ना तो उसके सबसे पहले वो चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है वो जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स जो है वो यूनिट आप लोग पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स है क्या। अब यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल एक एग्जांपल देखिए कि अगर आप लोग जो है रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो कंडीशन दिखेगा वो दिखेगा, एक जो है वो मेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एक जो होगा वो मेल पार्टनर होगा। इसी में जब लीजिएगा तो सेकंड जो होगा वो आपका फीमेल पार्टनर होगा। अब यहाँ पर जब देखिएगा जब दोनों जो मिलकर क्या चीज करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे तो आपका जो है एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेंगे। अब ऑफस्प्रिंग देखिएगा बेटा तो ये जो आपका जो बना ये ऑफस्प्रिंग बना तो कुछ आप लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, जो हमारा आई कलर है या कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो हमारे पेरेंट्स से आता ही आता है। अब यही चीज देखिएगा तो यहाँ पर अगर क्रोमोसोम के बेसिस पे देख लीजिए कि अगर मेल है तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि ये है आपका 46 क्रोमोसोम है। फीमेल्स के बाद जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम होगा वो 46 होगा। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा वो भी जो उसके पास भी जो क्रोमोसोम होगा तो वो आपका 46 होगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने मियोसिस भी पढ़ा है, मियोसिस को भी कंबाइन करोगे, रिप्रोडक्शन को भी कंबाइन करोगे तो आपका जो मेल साइड से जो है वो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। फीमेल साइड से देखिएगा तो भी जो है वो 23 क्रोमोसोम्स आपको जो है वो आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होगा। जब बेटा क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होगा तो सिंपल जब बोलिएगा तो यहाँ पर जो कुछ कैरेक्टर्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग में। जैसे मान लीजिए कि आई कलर हो गया आपका, ये जो आपका आई ये देख रहे हो पिन्ना वगैरह है स्मिथ शेप में चेंज आ जाए। किसी का देखिएगा तो ये जो होता है वो लूजली फ्री होता है, किसी का अटैच होता है। तो ये सब कुछ कॉमन डिफरेंस है जो ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो आपका पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है। तो जेनेटिक्स में जब देखेंगे तो आपको 2 चीज स्टडी करनी पड़ती है। एक तो फर्स्ट जो होगा वो है हेरिडिटी, एक तो होगा हेरिडिटी एंड सेकेंड जो होता है वो है आपका वेरिएशन। अब यहाँ पर सिंपल समझिए कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी का मतलब जो होगा बेटा यहाँ पर देखिए कि आपको जो दोनों पेरेंट्स आपको दिया गया है, इन दोनों पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में क्या चीज हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। तो सिंपल जो यहाँ पर डिफाइन करोगे तो वो जो होगा वो सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर जो सिंपल दिखेगा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा तो ये प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये जो है वो सिंपल आपका होता है हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स जो है वो सिंपल बायो का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप दो चीज स्टडी करते हो। फर्स्ट जो होता है वो हेरिडिटी होगा और इसी में जो सेकेंड होगा वो वेरिएशन होता है। तो अगर आप जेनेटिक्स की जब बात कीजिएगा तो अगर सिंपल आप लोग डिफाइन करते हो कि जेनेटिक्स होता क्या है, तो सिंपल लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जो डील करने वाला ब्रांच है वो आपका है जेनेटिक्स। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर हेरिडिटी क्या चीज हो गया, अगर मान लीजिए कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कैरेक्टर जो ट्रांसफर होगा वो आपके पेरेंट्स से होंगे, तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये जो होता है वो हेरिडिटी होगा। अब इसमें जब देखिएगा तो सेकेंड जो है वो है आपका वेरिएशन। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस होगा, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है बिल्कुल सिमिलर या बिल्कुल आइडेंटिकल टू पेरेंट्स है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर जब देखेंगे बेटा तो ये जो होता है वो सिंपल आपका वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन में देखिएगा तो सिंपल जो डिफरेंसेस होते हैं आपके ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स के लिए, तो वो आपका जो होगा वो वेरिएशन होगा। जब यही चीज वेरिएशन में पढ़ोगे तो वेरिएशन में जो एक होता है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो चेंज आ जाएगा। एक जो आप लोग पढ़ोगे कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है अचानक से आना। अचानक से जो वेरिएशन आएगा तो उसका रीजन जो होता है वो आप लोगों ने म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन में मैंने बताया था कि म्यूटेशन जो होता है वो सडन चेंज होता है। मतलब कि अगर कोई भी जीन सीक्वेंस है या क्रोमोसोम सीक्वेंस है तो उसमें जो सडन चेंज होगा, रीजन आपको बहुत सारे हो सकते हैं। जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो म्यूटाजेंस जो होता है वो एजेंट्स होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे भी। तो वेरिएशन जब सिंपल आप लोग देखिएगा तो एक जो है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये जो है आपको जनरेशन बाय जनरेशन जो वो होता रहेगा। और इसी में जब सेकेंड देखेंगे तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस बोलने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन में कोई भी रीजन से अचानक जो है वो आपको वेरिएशन देखने को मिले, तो ये चीज जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस रेगुलर हर जनरेशन में चेंजेस जो आएगा वो आपका वेरिएशन होता है। तो ये जो आप लोग दो देख रहे हो जिसके अंदर आपको ये बोला गया कि वेरिएशन क्या होता है, और यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन, वेरिएशन और ट्रांसमिशन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो इन्हीं दोनों का जो इसी दोनों का जो स्टडी करते हो बेटा वो सिंपल आप लोग करते हो जेनेटिक्स में। अब इसी में जब बात कीजिएगा कि यहाँ पर जो जेनेटिक्स है इसके जो फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल जब लीजिएगा तो FOG यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होंगे वो आपको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। जो आप लोगों ने 10th में सुना था, मेंडल का नाम तो सुना ही सुना था। अब एक चीज देखिएगा बेटा, तो मेंडल और आपके जो इवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा डार्विन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मेंडल और डार्विन जो थे वो दोनों एक ही सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। मान लीजिए कि एक ही टाइम पे दोनों वर्क कर रहे थे, लेकिन जो था कि डार्विन जो थे वो उस समय के फेमस साइंटिस्ट थे क्योंकि वो इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे। मेंडल जो है वो इनहेरिटेंस पे काम कर रहे थे, लेकिन मेंडल जो है वो उतने नोन नहीं थे, वर्ल्ड वाइड जो है उतना लोग उनको जानते नहीं थे। बहुत सारे रीजन भी था, इसके कारण मेंडल को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो ये चीजें बहुत सी चीजें है, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल है। डार्विन का जो आप लोग पढ़ा था इवोल्यूशन में, उनका रोल इवोल्यूशन में है। तो ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस है, दोनों एक ही टाइम के साइंटिस्ट है, लेकिन जो ज्यादा फेमस थे वो डार्विन थे और आपके मेंडल जो थे उस समय उतने रिकॉग्नाइज नहीं थे। रिकॉग्नाइज कब हुए, ये जो हुआ बेटा कि इनमें जो इन्वॉल्व हो गए वो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो गए थे। इसमें जब नाम देखिएगा, ह्यूगो डिवेरिस है, टेस्ट मार्क है, कॉरेंस है, ये 3 साइंटिस्ट जब इन्वॉल्व हुए, इन्होंने जो भी प्रिंसिपल दिया था उसकी रीडिस्कवरी करके उन्होंने प्रूफ कर दिया, तब जाके इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया। उससे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं मानते थे।
अब यही चीज जो है वो सिंपल आपको याद रखना है कि जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच है बायो का, जिसमें आप लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील आउट करते हो। हेरिडिटी जो होगा वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वेरिएशन जो डिफरेंसेज होगा वो आपका वेरिएशन होता है, जिसमें आप लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी भी गई है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी या कोई भी बुक लेते हो तो वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और आपका जो वेरिएशन है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पर सिंपल देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक बार आप लोग पूरा सीट को पढ़ के देखिए इस पेज को, कि आपको जो है वो मेंडल का नाम दिखेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल आपको जो है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब एंड वेरिएशन जो होगा, वेरिएशन आप लोग समझ चुके हो। इनहेरिटेंस जो होगा, जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर एक्युमुलेट होगा पेरेंट्स से, तो उसी को आप लोग इनहेरिटेंस बोलते हो। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो मेंडल का जो था इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर टॉपिक भी है मेंडल एंड हिज कंट्रीब्यूशन, कि मेंडल का रोल क्या था जेनेटिक्स में और उन्होंने क्या क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो जो मेंडल की जब बात करते हैं, जेनेटिक्स यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल लिख भी दिया गया कि बायो का ये ऐसा ब्रांच है जो डील आउट करेगा हेरिडिटी को और वेरिएशन को। तो हेरिडिटी आपको बताई गई और वेरिएशन बताया गया। अब इसी में देखिएगा बेटा, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है। लेकिन याद रखिएगा कि इनकी डेथ के बाद जो है इनके फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है इनको माना गया था। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो इनकी जो बायोग्राफी थी, मेंडल जो थे एक जो है आपको पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो जगह था स्लीसन। स्लीसन जो वो जगह था जहां से वो बिलोंग करते थे, और एक वो पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने बेटा जब धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया तो एट द एज ऑफ 18 उन्होंने हाई एजुकेशन ले लिया। जब हाई एजुकेशन ले लिया तो उसके बाद वो क्या चीज हो गया कि वो जो है वो मॉन्क बन गए। मॉन्क या प्रिस्ट बोल सकते हो। मॉन्क और प्रिस्ट बोलने का मतलब है जैसे कि साधु संत होते हैं, ये कॉमन हम लोग सुनते हैं, उसी तरीके से वो चर्च में जाकर आप लोगों ने फादर वगैरह देखा है, तो उसी में जो बोला जाता है कि मॉन्क हो गए। जब वो मॉन्क हो गए बेटा तो चर्च में रहने लगे, और चर्च के जब आसपास देखिएगा तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर आपको सिंपल बहुत सारी जगह खाली रहती है। चर्च के बाहर जब देखिएगा बहुत स्पेस जो होता है वो खाली होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस यूज किया, और फिर जो है उनका दिमाग जो है वो जेनेटिक्स की तरफ मूव हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें जो ग्रो कराया वो था आपका प्लांट पाइसम सैटिवम, जिसको आप लोग गार्डन पी बोलते हो। कॉमनली जो घर में मटर होता है, मटर पनीर की सब्जी याद होगी, तो जो मटर डलता है वो वही था आपका पाइसम सैटिवम, जिसको आप लोग गार्डन पी बोलते हो। और इन्हीं में देखिएगा तो इन्होंने जो बर्थ हुआ था वो 2 जुलाई 1822 को इनका बर्थ हुआ था। 6 ईयर तक, बहुत सारे बुक्स में 6 to 8 ईयर्स आप लोग राउंड फिगर ले सकते हो। तो इन्होंने जो पाइसन सैटिवम है उसके ऊपर अबाउट 6 to 8 ईयर्स तक उन्होंने काम किया था। ठीक है, अब ये जो था उनका काम का समय था। इसी के बाद जब देखिएगा तो आफ्टर 16 ईयर, मतलब उनकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में हुआ था। 1884 में डेथ हो गया। 16 ईयर्स प्लस कीजिएगा तो वो आपका 1900 हो जाएगा। तो इस समय उनकी डेथ हो गई, तब तक वो फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं थे। लेकिन जब इसी में देखिएगा तो कुछ समय बाद जो है उनकी जो भी प्रिंसिपल दिया गया था उसकी रीडिस्कवरी हुई थी। रीडिस्कवरी में जो इन्वॉल्व थे वो आपके साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट बोला गया, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस थे, मैक टेस्मैक थे। तो यहाँ पर देखिएगा तो टेस्मैक, कॉरेंस और ह्यूगो डिवेरिस, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का जो प्रिंसिपल था उसको रीडिस्कवर किया। फिर जाकर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था। अब यहाँ पर देखिएगा तो मेंडल का जो था बेटा कि वो नॉन रिकॉग्नाइज क्यों रह गए, कारण क्या था कि मेंडल को जो है इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो बहुत सारे कारण थे। अगर मानेंगे तो जो इन्होंने आर्टिकल दिया था, जो प्रिंसिपल सबमिट किया था,
वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एट ब्रून, ब्रून जो जगह थी वो वहां पे जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी था वहां पे उन्होंने दिया था, उन्हीं के एनुअल जो प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर वो पब्लिश्ड हुआ था। तो अगर मान लीजिए कि जो ब्रून है एक छोटा सा जगह है, तो अगर कोई भी आर्टिकल पब्लिश्ड होता भी है तो वो छोटे से जगह में रह गया, तो वो वर्ल्ड वाइड नहीं फैल पाया, ये भी एक रीजन था। इसी में देखिएगा तो वहां पर जो इनका वर्क था वो नॉट पब्लिश प्रॉपर्ली, तो नॉट पब्लिश प्रॉपर्ली का मतलब सिंपल है कि वहां पर जो रीजन था वो छोटा था, तो वर्ल्ड वाइड जब ये आपका पब्लिश नहीं होगा तो लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, लोग इसको नहीं जानेंगे, जो अदर साइंटिस्ट है उसकी सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे भी अगर देखेंगे जो भी रिसर्च करते हैं बेटा, उसमें अगर एक साइंटिस्ट कर रहा है, जब पब्लिश होते हैं तो अदर साइंटिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे जो है वो बेटर जो है वो रिसर्च हो सके। तो ऐसा इनके साथ नहीं देखने को मिला, जो भी इन्होंने वर्क किया वो प्रॉपर पब्लिश नहीं हो पाया, पब्लिश नहीं हो पाया तो इतना रिकॉग्नाइजेशन उन्हें नहीं मिला था। और ये जो थे आपको जो मेंडल थे वो बेटा बायोलॉजिस्ट नहीं थे, बायोलॉजिस्ट का मतलब है कि वो बायो के स्टूडेंट नहीं थे, वो जो थे वो मैथ के स्टूडेंट थे। तो जो मैथ का स्टूडेंट होगा बायो का प्रिंसिपल देगा, तो आप कॉमन चीज समझ सकते हो कि जो बायो वाले होंगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं जल्दी, जल्दी इसलिए नहीं करेंगे कि मैथ्स वाला जो है वो बायो के प्रिंसिपल कैसे दे सकता है। तो ये थोड़ी सी उनके साथ प्रॉब्लम थी कि वो मैथ के स्टूडेंट थे, मैथमेटिशियन थे, तो बायोलॉजिस्ट का काम किया था, लेकिन जो बायोलॉजी का काम किया बट जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय के उन्होंने उसको नहीं माना, एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने जो टर्म यूज किया था फैक्टर किया था, जो आप लोग ट्रेट वगैरह यूज करते हो तो इन्होंने इसके लिए फैक्टर यूज किया था, जिसका मतलब था डिस्क्रीट यूनिट। तो ये भी रीजन था कि जो फैक्टर इन्होंने यूज किया था, जो टर्म दिया था, ये भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से मेंडल का प्रिंसिपल भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था। अब इसमें जब देखिएगा तो मेंडल का जो रिकॉग्नाइज नहीं हो गया वो रीजन पता चला। इसी में देखेंगे तो मेंडल का जो क्या रीजन था जिसके कारण वो रिकॉग्नाइज हो भी गया। अब इसमें जब देखेंगे तो सबसे पहले की है कि वहां पे उन्होंने जो चूज किया था वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे। ये आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देके देखते हैं कि आपके पास दो प्लांट है, आपके सामने रख दिया गया, आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव प्लांट है। सिंपल समझिए, 10th में पढ़ा था। अगर आपके पास दो प्लांट है बेटा तो आप उसको देख के बता सकते हो, उसके फिजिकल अपीयरेंस से आप उसको बता सकते हो कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब इसी में देखिएगा तो वहां पर जो है इसी तरीके से उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, जिसमें अगर बात करें तो हाइट ऑफ प्लांट था, शेप ऑफ सीड था, कलर ऑफ पॉड था। उसी में देखेंगे तो आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया था। तो ये 3-4 एग्जाम्पल है, फिर हमें 7 के 7 देखने हैं। तो रीजन ये था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, जिस कारण से वो जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ। इसी में देखेंगे जो आपका जो पाइसन सैटिवम है, लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज का मतलब है कि ग्रोथ जो एरिया है वो आपको छोटा चाहिए, तो सीड्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो जो सैंपल इकट्ठा होगा वो हाई इन नंबर होगा, तो ये भी एक रीजन था। अगर यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर था करेक्ट डाटा एनालिसिस। करेक्ट डाटा एनालिसिस की जब बात कीजिएगा तो ये आपको दिमाग में है कि जो मेंडल थे वो मैथ के स्टूडेंट थे। जब मैथ के स्टूडेंट थे तो सिंपल जो है कि जो डाटा एनालिसिस जो बेटर कर सकता है वो मैथ का स्टूडेंट बेटर कर सकता है एज कंपेयर टू द बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा तो उन्होंने जो है वो करेक्ट डाटा एनालिसिस किया था, ये एक रीजन था। तो ये रीजन जो था वो आपका एक उनके सक्सेसफुल जो था उनके प्रिंसिपल उसमें भी सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर उन्होंने नो यूज ऑफ लिंकेज, लिंकेज का यूज नहीं किया था। लिंकेज हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, क्रोमोसोम पे जो होगा वो एलील्स होंगे, तो दो क्रोमोसोम देखिएगा तो आपस में मिक्स होता है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, उसमें उन्होंने यूज ही नहीं किया था, तो लिंकेज का यूज नहीं किया था। तो ये भी एक रीजन था उनके सक्सेस का। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज था कि रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट, कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, इसका रीजन देखते हैं। पहले एक बार यहाँ तक देख लीजिए लिंकेज तक, और लिंकेज याद रखिएगा जब क्रोमोसोम होगा वहां पर एलील्स होंगे तो वो आपस में जो है वो मिक्स हो सकते हैं, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, होगा नहीं होगा उन्होंने कोई चीज ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था जो आपको आगे पढ़ना है। एक बार जो है यहाँ से लेकर पूरा जो है यहाँ तक पढ़िए लिंकेज तक, फिर जो है हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने
पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था? और अच्छे से बेटा समझ के चैप्टर को पढ़िएगा, सारी चीज समझ जाइएगा तो क्वेश्चन इजीली आपसे बनेगा भी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें पढ़ के देख लिया सभी ने, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाता है कि जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दिया था। तो अगर यहाँ पर लिखा नहीं है, जिसके पास पेपर पेन होगा वो लिख सकते हो बेटा कि जेनेटिक्स टर्म जो है वो दिया था बैटेसन ने, BATESON। तो आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर आपको याद रखना है तो सिंपल याद रखिएगा, जेनेटिक्स टर्म जो है वो बैटेसन ने दिया था, BATESON। इसको एक बार देख लीजिए। अगर इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है, उनकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी में यही याद रखना है कि 2 जुलाई 1822 को उनका बर्थ हुआ था। बर्थ जो हुआ था वो आपको एक पुअर फार्मर फैमिली में हुआ था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट किया। 18 ईयर में उनका जो हाई एजुकेशन कंप्लीट हुआ, फिर जो है वो मॉन्क बन गए। मॉन्क बनने के बाद जो है उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया, तो करीबन 6 से 8 साल तक उन्होंने वर्क किया था पाइसम सैटिवम पे, जो गार्डन पी बोला जाता है कॉमनली। फिर उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। उसी में आपको नॉन रिकॉग्नाइज क्यों थे, क्योंकि पब्लिश प्रॉपर नहीं हो पाया था, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे। उसी में देखिएगा तो उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था, जिसके कारण वो आपका नॉन रिकॉग्नाइज रह गए। सक्सेस क्यों मिला, क्योंकि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था। सीड का जब सैंपल देखिएगा, प्लांट का सैंपल देखिएगा तो लार्ज था। उसी में देखिएगा डाटा एनालिसिस जो था वो करेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट थे। लिंकेज जो उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, तो ये चीजें जो है वो आपका सक्सेस के भी रीजन थे। मेंडल बायोग्राफी से क्वेश्चन नहीं आता बेटा, उसमें क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा डेथ, बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, फार्मर फैमिली से थे, यही सब उनके बारे में आपको याद रखना होता है। अब इसमें जो है बेटा वो सिंपल आ जाते हैं कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। इसमें जब देखिएगा आपको जो रीजंस है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था, वो एक बार समझ लीजिए। अगर आप सिंपल देखोगे बेटा, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 2 प्लांट दे दिया गया। 2 प्लांट का मतलब है कि ये जो फर्स्ट आप लोग देख रहे हो, मान लीजिए कि ये जो प्लांट आप लोग बना रहे हो, ये आप लोग ले लीजिए मैंगो प्लांट है। सिंपल जब देखिएगा तो ये जो है आपका है मैंगो। अब इसी में सेकंड जब लीजिएगा तो मैंगो प्लांट की जब बात कीजिएगा तो हाइट जो होता है वो आपका लंबा होता है, टॉल होता है। लेकिन जब उसी में देखिएगा कि सेकंड जो प्लांट है वो आपका लिया उन्होंने, जिसकी हाइट जो है वो छोटी है, जिसकी हाइट जो छोटी है, तो मान लीजिए कि आपका जो सेकंड प्लांट है ये वाला है, और ये जो है आपका गार्डन पी है। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो आपको क्या चीज दिखेगा कि यहाँ पर गार्डन पी की जो हाइट है वो छोटी होती है। देखिएगा भी नेचुरली जब आप कहीं भी ग्रो कर रहा होगा तो हाइट जो होती है गार्डन पी का छोटा होगा, मैंगो प्लांट का बड़ा होगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जब स्टडी करना होगा उस प्लांट के बारे में, सीड कलेक्ट करना पड़ेगा, तो नॉर्मली जब हाइट छोटी होगी तो वो इजिली आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसी में जब देखेंगे कि मैंगो प्लांट जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पेड़ पे चढ़ चढ़ के कलेक्ट करें, तो वो उनके लिए सुटेबल भी नहीं था।
तो जिस कारण से जो है उन्होंने जो चूज किया था वो आपका गार्डन पी चूज किया था, क्योंकि हाइट छोटी थी। अब हाइट छोटी है तो पेड़ पे चढ़ना नहीं पड़ेगा। गलती से अगर वो मैंगो ले लेते तो पेड़ पे चढ़े रहते दिन भर। इसी में सेकेंड देखिएगा तो लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है। मैंगो का लीजिएगा लाइफ स्पैन आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन देखने के लिए उनको बहुत टाइम देना पड़ेगा। लेकिन गार्डन पी का जब देखिएगा तो लाइफ स्पैन जो होता है वो 3 to 4 मंथ होता है, मतलब 3 से 4 महीने के बाद आपको दूसरा जनरेशन देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक रीजन था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको मिलने, वो भी इनके लिए आपका सुटेबल था। उसी में देखिएगा तो छोटा जो प्लांट है उसको हैंडल करना इजी होता है। अगर कोई प्रोसेस उन टेक्निक यूज करना है, जैसे उन्होंने किया था इमैस्कुलेशन और बैगिंग यूज किया था, तो वो भी करना इजी था। इसी में मैंगो में देखेंगे तो आपका टॉल है तो वहां पर वो टेक्निक्स या टूल्स वगैरह का यूज नहीं कर सकते थे। तो रीजंस आपके जो बहुत सारे थे। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो रीजंस है, तो अगर इसमें हम लोग सिंपल जो है वो 2 फ्लावर बना लेते हैं पहले। ये जो सिंपल है कि आपका जो है ये आपका फर्स्ट फ्लावर बन गया। फर्स्ट फ्लावर में देखिएगा तो जब आप लोग पढ़ेंगे हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन, तो उसमें देखिएगा कि जो आपका है मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप लोग बोलते हो एंड्रोसियम, और इसी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोजियम। तो ये जो सिंपल होगा कि आपको दोनों में दिखेगा एंड्रोसियम और गाइनोजियम। ये आपका सिंपल हो गया एंड्रोसियम और गाइनोजियम। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो रीजन देखिएगा बेटा, तो ये जो था कि वहां पर उनको सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन कब पॉसिबल है, जब आपका फ्लावर बाइसेक्चुअल होगा। तो ये जब देखिएगा तो दोनों फ्लावर जो आपके स्क्रीन पे है ये आपका बाइसेक्चुअल फ्लावर है, मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही जगह आपको दिख रहा है। तो उनको जो बाइसेक्चुअल था गार्डन पी, ये भी एक रीजन था उनको सेलेक्ट करने का, क्योंकि पॉलिनेशन इजिली हो सकता था। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी में देखिएगा तो हाइट जो थी इसकी छोटी थी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे, इसको हैंडल करना इजी था। तो ये एक रीजंस थे 4-5 जिसके कारण उन्होंने गार्डन पी को चूज किया था। टॉल प्लांट होता, हैंडल नहीं कर पाते उसको इजिली। उसी में देखेंगे तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं सर्च कर पाते। उसी में देखेंगे तो जनरेशन जो होता नेक्स्ट वो जल्दी नहीं आता। तो गार्डन पी का लाइफ स्पैन भी छोटा है। इसी में जब देखेंगे तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी है, इसको हैंडल करना इजी है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिस कारण से मेंडल ने जो है वो चूज किया था गार्डन पी, वो है आपका पाइसम सैटिवम। तो ये एक बार यहाँ तक देख लीजिए, अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम